स्वागत है बेटा आप सभी का आज के लेक्चर में। आज हम बात करने जा रहे हैं उग्रवादी चरण के जो नेता थे उनके क्या क्या मेथड्स रहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व करने के क्रम में। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? उग्रवादी चरण जो कि था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें क्या करना है? उग्रवादी चरण के जो लीडर्स हैं इनके मेथड्स क्या थे। ठीक है, तो देखिएगा, शुरू करते हैं। इनका सर्व प्रमुख मेथड जो था वो था बॉयकॉट ऑफ foreign goods and institutions, यानी कि इसका अर्थ है बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं, किसका बहिष्कार? विदेशी वस्तुओं और संस्थाओं का। ठीक है, अगला जो है वो है प्रमोशन ऑफ स्वदेशी। इस तरीके से, यानी कि प्रोत्साहित करिए स्वदेशी को। यूज ऑफ इंडियन मेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगला जो है यानी कि विदेशी वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार करके स्वदेशी को बढ़ावा दीजिए। और अगला नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि उदारवादी चरण की जो नेता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में नेता क्या कर रहे थे? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे ब्रिटिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन या अंग्रेजी शिक्षा से। इन्होंने क्या कहा? नहीं, आप राष्ट्रीय शिक्षा जो है उसका प्रचार या प्रसार करिए। ठीक है, कैसे? क्रिएशन ऑफ इंडियन रन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, भारतीय द्वारा स्थापित किए गए जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको बढ़ावा दीजिए। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, पब्लिक मीटिंग्स। पहले ये देख लेते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध। अहिंसक तरीके से अंग्रेजों के किसी भी अनैतिक रूल को मना करना, अनैतिक कानून को मना करना। क्या करना? जो भी उनके अनजस्ट लॉ हैं उनको क्या करना है? हमें उनको नहीं मानना है। रिफ्यूज टू ओबे। ठीक बेटा, तो इसे कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध। अगला जो है पब्लिक मीटिंग्स, यहाँ लिख देते हैं फेस्टिवल्स। इसका अर्थ है बेटा कि उग्रवादी चरण के नेताओं ने इस चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या देने के लिए, एक गति देने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा धर्म का सहारा लिया। दरअसल है क्या, उदारवादी चरण के जो नेता हैं अगर मान लीजिए उनको पब्लिक मीटिंग करनी है तो कोई सभा बुलाएंगे तो उसमें बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अंग्रेजों से गुजारिश करेंगे कि आप माननीय, आप हमको
फला सुधार दे दीजिए, लागू कर दीजिए, या ये कमी है आप इसको देख लीजिए जरा, ठीक है। उनका उनका जो मुख्य साधन था उदारवादी चर्च के नेताओं का, वो क्या था? प्रार्थनाएं करना, याचिकाएं देना, प्रतिनिधि मंडल भेजना, ठीक है। लेकिन जो उग्रवादी चरण के नेता थे, उनके जो मेथड है वो अलग तरीके के थे, ठीक है। अगर वो कोई पब्लिक मीटिंग बुलाएंगे और उसमें अंग्रेजों के खिलाफ, अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई गलत बात बोल दी, जनता को क्या करने के क्रम में, जनता को थोड़ा आंदोलन के प्रति समर्पित करने के क्रम में अंग्रेजों के प्रति अगर आपको जनता को क्या करना है, जागरूक करना है, तो उनके द्वारा किए गए जो विभिन्न गलत काम है उनके बारे में बताना तो पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, अंग्रेज इनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो फिर कोई दूसरा रास्ता चाहिए, तो ऐसे में ही त्योहारों का प्रयोग किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव, ठीक है, इनका प्रयोग किया। दरअसल इन उत्सवों से क्या होगा कि लोग जो है लोग जब इकट्ठे होंगे तो उनको अगर हमें कोई मैसेज देना है, कोई सूचना पहुंचानी है, मान लीजिए कि हमें ये कहना है कि हमें कल कोई आंदोलन लॉन्च किया गया है, वहां पहुंचना है, तो उत्सवों में जाके हम तो अपना हर्षोल्लास के साथ कोई उत्सव मना रहे हैं और अपनी सूचना पहुंचा देंगे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई शब्द बोले किसी पब्लिक मीटिंग में, तो इससे अंग्रेजों के एक्शन से भी बच जाएंगे और जो मास पॉपुलेशन है या जनसंख्या है उसका हमारा मैसेज भी पहुंच जाएगा। क्योंकि 1858 के एक्ट से जो महारानी का एक प्रोक्लेमेशन आया था, उद्घोषणा आई थी, उससे ये कहा गया था कि अब भारतीयों के रीति रिवाज में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, इसलिए ये तो भारतीयों के रीति रिवाज है, मान लीजिए इसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसलिए सूचनाओं का आदान प्रदान जनता के बीच में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस महत्वपूर्ण जो मेथड है उसका भी इसमें प्रयोग किया गया था, ठीक। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो उग्रवादी चरण था, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट फेज था, उसमें प्रमुख इवेंट्स क्या हुए थे, मेजर इवेंट्स या फिर डेवलपमेंट्स, ठीक। इसमें ये है बेटा, हमने लिखा हुआ है 1905 से 1919 तक ये चरण चला था, तो जो इवेंट्स होंगे वो इन्हीं के बीच में होंगे। सबसे पहले 1905 में जो हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, और इसके विरोध में ही हुआ था क्या, स्वदेशी आंदोलन, ठीक। अब स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या हुआ था इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से होगा, फिलहाल हम यहाँ आगे देखते हैं। अगला जो इवेंट है 1906, उसमें हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। 1907 सूरत स्प्लिट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गया, बंटवारा हो गया, अब दो पार्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बट गई, गरम दल और नरम दल, ठीक है बेटा। अगला जो है 1908 में उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन लगा के, यानी कि राजद्रोह लगा के जेल भेज दिया गया, ठीक है। 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट यानी कि विश्व युद्ध प्रथम शुरू हो गया। अब चूंकि भारत का इस विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, लेना देना सिर्फ इतना था, इतना संबंध था कि भारतीय सैनिक जो है वो क्या कर रहे थे, वो विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। बाकी विश्व युद्ध तो यूरोपीय घटनाक्रमों का नतीजा था, ठीक है। अगला देखते हैं 1916 में रीयूनिफिकेशन या रीयूनियन हो गया किसका, ये जो गरम दल और नरम दल के नेता हैं, यानी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनके बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया, ठीक है।
और यहीं पर एक चीज और हुआ, कांग्रेस लीग पैक्ट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और मुस्लिम लीग, इसके बीच भी क्या हो गया, यूनियन हो गया। तो ये प्रमुख इवेंट्स थे। ठीक है, अब जरा ये देखिए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा। ये जो उग्रवादी चरण है इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा। इसके दो प्रमुख सिग्निफिकेंस है बेटा। पहला तो ये कि इसमें गांधी युग के लिए, एक गांधी एरा के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, या बैकग्राउंड जो है वो तैयार कर दिया। अगला, भारतीयों के मन में जो स्वदेशी की जो भावना है, या जो आइडिया ऑफ स्वदेशी उसको पॉपुलराइज कर दिया, यानी कि फेमस कर दिया। और राष्ट्रीय गौरव का जो एक राष्ट्रीय गौरव की भावना है उसको सुदृढ़ कर दिया। जो क्या कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया किसको, नेशनल प्राइड की जो भावना है। ठीक है, तो ये भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उग्रवादी चरण है उसके प्रमुख क्या थे, सिग्निफिकेंस या उसके प्रमुख महत्व। और हमने देख लिया उनके उग्रवादी चरण के नेताओं के जो प्रमुख मेथड या तरीके थे आंदोलन को गति देने के क्रम में। थैंक यू।